वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के बारे में। और आपको बता दूं पॉलिटिकल साइंस विषय वस्तु होगी। पॉलिटिकल साइंस से लगभग जो 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं छाटा हूँ और आप लोगों के समक्ष मैंने प्रस्तुत किया है। तो 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं यहाँ से परीक्षा में प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं, इसीलिए उन्हीं 14 टॉपिक्स को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से किया जा रहा है, जो कि आप बड़े ही आसानी से समझ पाएंगे। और इन टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आपका कहीं से प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो इन टॉपिक्स को आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, समय निकाल करके थोड़ा सा। बाकी मैं प्रयास करूंगा मॉडल पेपर में इन टॉपिक्स को कवर करने का। हमारे द्वारा जो बताया गया जो लिखित टाइप का या ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर होता है उसमें मैं सारे चैप्टर्स को कवर करवाने का प्रयास करता हूं। और इसीलिए आप देखते होंगे कि एक प्रकार से हर एक चैप्टर आपका तैयार हो जाता है मॉडल पेपर के माध्यम से। मॉडल पेपर में महासंग्राम वीडियो में आपको हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ प्रश्न वहाँ पर आपको दिखते हैं और मिलते हैं। इससे क्या होता है कि आप एक प्रकार से संपूर्ण सिलेबस के बारे में जानकारी पाते हैं। ये 14 टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये पिछले कई वर्षों से अगर आप पेपर को उठा करके देखिएगा तो ये प्रश्न अधिक मात्रा में पूछे गए इन टॉपिक्स से, इसीलिए ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ। 2023 की परीक्षाओं के लिए राजनीति विज्ञान का ये विषय है, राजनीति विज्ञान के टॉपिक्स होंगे। और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आपको पढ़ना है राजनीतिक सिद्धांत और अवधारणाओं के बारे में। राजनीतिक सिद्धांत और अवधारणाएं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना होता है। और नई शिक्षा नीति जब लागू नहीं हुई थी उससे पहले आप ये जो खास करके पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट का जो पेपर होता था वो लोग आप बीए फर्स्ट ईयर के पेपर 1 के अंतर्गत पढ़ते थे और पेपर 2 के अंतर्गत इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते थे, ठीक है। तो अब इसको आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना होता है। तो इसीलिए पिछले 5-6 वर्षों में बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में जिसका नाम था पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट, वहाँ पर कई वर्षों से इन्हीं टॉपिक से प्रश्न आए हुए थे। और चूंकि नई शिक्षा नीति आई और सेकंड सेमेस्टर में इसी सिलेबस को संकलित कर दिया गया, तो सिलेबस तो वही है ना आपका, थोड़ा एक आध दो चैप्टर और वृद्धि हुई है, बाकी वही पुराने सिलेबस है। तो आपको एक प्रकार से ये अंदाजा लग जाएगा कि भाई जैसे पुरानी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता था या 4-5 विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्र हुए हैं उनमें जैसा प्रश्न आया उसी अकॉर्डिंग आपका आएगा। तो इन्हीं टॉपिक से आज के यानी 2022 में और 2023 में भी परीक्षा में प्रश्न आए हैं। तो आपको मैं बता दूं कि 2023 के ऐसे विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, जिनकी हो गई हैं उनके लिए तो और अच्छी बात है। वो थर्ड सेमेस्टर की वीडियोस देख करके एंजॉय कर सकते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। चलिए, अंग्रेजी में पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट कहा जाता है, पॉलिटिकल राजनीतिक सिद्धांत को और अवधारणाओं को। तो जो राजनीति से रिलेटेड जो कुछ कॉन्सेप्ट होंगे, अवधारणाएं होंगी, उन अवधारणाओं के बारे में हमको समझना है, पढ़ना है। और जो कुछ एक प्रकार से आपकी थियरी होंगी उन थियोरियों के बारे में समझना है जो कि राजनीति से रिलेटेड होंगी, ठीक है। तो आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं हम 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में राजनीति शास्त्र बीए सेकंड सेमेस्टर से, ठीक है। यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। प्लीज़ वेट अ मोमेंट, 1 सेकेंड। हाँ, चलिए, यहाँ पर आपको देखना है भाई क्या क्या देखना है आपको। देखिए, सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है राजनीति विज्ञान। जब भी आप किसी विषय वस्तु को पढ़ते हैं या उस विषय वस्तु का कुछ दूसरा नाम होता है उसको पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात उस विषय वस्तु के बारे में जान लेना, उसकी हिस्ट्री जान लेना परम आवश्यक होती है। राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान या उसी को पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है। तो पॉलिटिकल साइंस की अगर बात की जाए तो इसके अर्थ को समझना है, परिभाषा को समझना है, विषय क्षेत्र को, प्रकृति को समझना है। तो राजनीति विज्ञान की अगर बात की जाए तो राजनीति जो है ये पॉलिटिक्स शब्द से बना हुआ है, ठीक है। और जो पॉलिटिक्स शब्द है चूंकि ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है तो वो यूनानी भाषा के शब्द से बना है। पॉलिटिक्स जो शब्द है वो यूनानी भाषा के शब्द से बना हुआ है। यूनानी भाषा का शब्द है पोलिस, पोलिस से बना है। पोलिस का मतलब होता है नगर या राज्य, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
तो राजनीति विज्ञान अर्थात जो राज्य का अध्ययन करने वाला है, कुछ विद्वानों ने बताया कि भाई ये मनुष्यों का अध्ययन करता है, कुछ ने बताया कि भाई ये राज्य का, कुछ ने बताया सरकार का अध्ययन करता है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से राजनीति शास्त्र की यानी राजनीति विज्ञान की परिभाषा अपने अपने ढंग से दी है। कुछ विद्वान इसको राज्य का अध्ययन मानते हैं प्रारंभ में, जैसे डॉक्टर गार्डनर हो गए, ठीक है। उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत जो होता है वो राज्य से होता है। गैटिल भी इसी श्रेणी में आते हैं। और कुछ विद्वान राजनीति विज्ञान को सरकार का अध्ययन मानते हैं, उसमें सीले हैं, लीकाक हैं। सीले कहते हैं कि राजनीति विज्ञान सरकार के तत्वों का शोध ठीक उसी प्रकार करता है जिस प्रकार अर्थशास्त्री संपत्ति का, जीवशास्त्री जीवन का, बीजगणित जो है वो अंकों का, और रेखा चित्र जो होता है या रेखा गणित जो होता है स्थान, लंबाई और चौड़ाई का अध्ययन करता है। ठीक उसी प्रकार से राजनीति विज्ञान सरकार के तत्वों का शोध करता है, ठीक है। लीकाक कहते हैं कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित क्या है, एक ज्ञान है या विद्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये राजनीति विज्ञान का होगा। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कि राजनीति को राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन मानते हैं। तो कुछ ऐसे विद्वान हैं जो राजनीति शास्त्र को राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन मानते हैं। उनमें नाम आता है खास करके पॉल जेनेट का, डिमाक का, और भी विद्वान है सर फ्रेडरिक पोलक का। तो इन लोगों ने एक प्रकार से राजनीति विज्ञान को, राज्य नीति विज्ञान को राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन माना है। और इस प्रकार से आजकल तो व्यवहारिक परिभाषाएं चलती आ रही हैं, ठीक है। व्यवहारिक राजनीति, चूँकि यहाँ पर कानून, व्यक्ति के रूप में राज्य, कई प्रकार की चीज़ें, चूँकि राजनीति में आप देखते हैं कि राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, कानून का अध्ययन, व्यवस्थापन का अध्ययन, व्यक्ति के रूप में राज्य का अध्ययन क्या आता है, जैसे शांति, युद्ध, कूटनीति, सम्मेलन, तमाम प्रकार की संधियाँ, तमाम प्रकार के संगठन होते हैं, इन सभी का अध्ययन क्या आता है। तो राजनीतिक शास्त्र को मिलाकर के व्यवहार का अध्ययन है, ठीक है। तो ये हमको टॉपिक तैयार करना राजनीति विज्ञान के बारे में। राजनीति विज्ञान के अर्थ को हमको समझना है, इसको लेकर के ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो अर्थ, परिभाषा, विषय क्षेत्र और प्रकृति, नेचर समझना इसका। तो राजनीति विज्ञान का जो नेचर है वो एक प्रकार से सेमी साइंस का नेचर है, अर्थात ये अर्ध विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। और चूंकि इसके नाम से स्पष्ट है राजनीति विज्ञान, तो जाहिर सी बात है कुछ विज्ञान के तत्व इसमें जरूर होंगे। तो इसमें सुव्यवस्थित ढंग से तो अध्ययन इसका क्या आता है, इसकी अध्ययन विधियाँ भी वैज्ञानिक हैं, लेकिन कुछ मामलों में ये वैज्ञानिकता पर खरा नहीं उतर पाता है। जैसे इसमें केमिस्ट्री की भांति लैब में कोई प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है, ठीक है। इसमें चार दीवारी में कोई प्रैक्टिकल जैसी कोई सुविधा नहीं होती है राजनीति विज्ञान में। और इसी दृष्टि से ही नहीं बल्कि और भी भविष्यवाणी करने में भी कहीं ना कहीं पे उतना सक्षम नहीं जितना अन्य विज्ञान सक्षम होते हैं या जो वास्तविक विज्ञान होते हैं वो सक्षम होते हैं। तो इसी दृष्टि से राजनीति विज्ञान को हम एक विज्ञान ना मान करके एक सेमी विज्ञान मानते हैं या अर्ध विज्ञान मानते हैं। चूँकि विज्ञान के जो फैक्टर होते हैं, वैज्ञानिक जो आधार होते हैं, उन आधारों की अगर बात की जाए तो उस पर कुछ मात्रा में खरा उतरता है राजनीति शास्त्र या विज्ञान, सारे मापदंडों पर खरा नहीं उतर पाता है। और यही कारण है कि राजनीति विज्ञान को हम लोग, राजनीति विज्ञान को हम अर्ध विज्ञान या सेमी साइंस के प्रकृति की दृष्टि से देखते हैं। आइए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो आपको पढ़ना है, यहाँ से प्रश्न आपसे बहुत पूछा जाता है पहले टॉपिक से। और दूसरे टॉपिक की अगर बात करें तो यहाँ से भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। आपको मैं बता दूं कि राजनीति शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध रहा है, यहाँ से परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो आपको तैयार कर लेना है कि भाई जो हमारे अन्य सामाजिक विज्ञान हैं, जो हमारे कला के सब्जेक्ट हैं, जैसे समाजशास्त्र हो गया, मानव शास्त्र हो गया, नीति शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, यहाँ तक कि इतिहास हो गया या भूगोल हो गया, तो उसका संबंध राजनीति शास्त्र से कहाँ तक है। लेकिन इम्पोर्टेंट कौन कौन से विषय वस्तु से संबंध और अंतर है, ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। देखिए राजनीति शास्त्र का समाजशास्त्र से क्या संबंध है और अंतर भी, संबंध और अंतर दोनों पढ़ना है। अर्थशास्त्र से राजनीति शास्त्र का क्या संबंध है, क्या अंतर है, इतिहास का क्या संबंध है, क्या अंतर है, और नीति शास्त्र से क्या संबंध है और क्या अंतर है। आपको बता दूं, नीति शास्त्र में नीतियाँ होती है, राजनीति शास्त्र में भी नीतियाँ होती है, लेकिन राजनीति शास्त्र कहीं ना कहीं पे नीति शास्त्र से थोड़ा सा व्यापक होता है। समाज शास्त्र जो होता है मनुष्य के संपूर्ण, मनुष्य के जीवन के समस्त पहलुओं का अध्ययन करता है समाज शास्त्र, जबकि राजनीति शास्त्र जो होता है वो मनुष्य के जीवन का किसी एक पहलू का अध्ययन करने का प्रयास करता है। ये बात आप जानते। तो आपको मैंने बताया कि राजनीति विज्ञान जो है खास करके ये
राजनीति का जो अध्ययन होता है उसका क्षेत्र राज्य और शासन के क्रियाकलाप होते हैं, जबकि जो नीति शास्त्र होता है उसका क्षेत्र मानव का आचरण का अध्ययन करना होता है। ठीक है, नीति शास्त्र जो होता है उचित अनुचित और शुभ अशुभ का अध्ययन करता है और मानव को सदाचारी बनाने के लिए मापदंड स्थापित करता है। नीति शास्त्र सैद्धांतिक और आदर्शवादी शास्त्र है। और जबकि आप देखते हैं राजनीति शास्त्र जो होता है ये उचित अनुचित मंगलमय इन सभी पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करता है, तो ये इसके बीच में थोड़ा सा अंतर हो गया। बाकी इतिहास का बड़ा संबंध रहा है राजनीति विज्ञान से, चूँकि फ्रीमैन महोदय कहते हैं कि इतिहास भूतकाल की राजनीति है और राजनीति वर्तमान का इतिहास है। सीले कहते हैं कि राजनीति शास्त्र के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति शास्त्र निराधार है। मतलब अगर इतिहास को हम हटा दें राजनीति शास्त्र से तो आप मानिए राजनीति शास्त्र एक प्रकार से उतना बहुत ज़्यादा हल्का पड़ जाएगा, क्योंकि इतिहास की जो राजनीति है मतलब इतिहास जो बीता हुआ है वही राजनीति का एक प्रकार से आधार बनता है। तो आपको बता दूं इतिहास से अगर राजनीति को हम हटा दें तो इतिहास एकदम से खोखला पड़ जाएगा, मात्र नीरसता इतिहास में रह जाएगी। तो इतिहास और राजनीति का भी बड़ा ज़बरदस्त संबंध है और इतिहास कहीं ना कहीं पे एक प्रकार से जननी है राजनीति शास्त्र की। और आपको बता दूं कि इतिहास जो है एक शरीर है और उसमें रहने वाला जो आत्मा है वो राजनीति शास्त्र है। ठीक है, समझ रहे बातों को। तो राजनीति शास्त्र की अगर बात की जाए तो इसका इतिहास से बड़ा ज़बरदस्त संबंध रहा है। आपको बता दूं इतिहास भूतकाल की राजनीति है और राजनीति जो है वर्तमान का इतिहास है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, राजनीति शास्त्र के लिए इतिहास की उपयोगिता भी है। इतिहास राजनीति के प्रयोगशाला है। इतिहास के लिए राजनीति की उपयोगिता आप देखते हैं ये भी है। ठीक है, आपको बता दूं कि इसके अलावा समाजशास्त्र की अगर बात की जाए तो राजनीति शास्त्र की अपेक्षा जो समाजशास्त्र है उसका विषय क्षेत्र उसकी क्राइटेरिया ज़्यादा है। राजनीति शास्त्र की अध्ययन पद्धति आदर्शात्मक है जबकि समाजशास्त्र की वर्णनात्मक है और दोनों विषयों में आप देखते हैं कई सारा अंतर भी आपको देखने को मिलता है राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र में। ठीक है, और इसी प्रकार से अर्थशास्त्र में, चूँकि राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र के विषय वस्तु जो हैं उसमें अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि कुछ समान चीज़ें भी हैं, जैसे पूंजीवाद आप अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, राजनीति शास्त्र में भी पढ़ते हैं। आप समाजवाद, व्यक्तिवाद, साम्यवाद, लोकतंत्र ये सब एक प्रकार से आप राजनीति शास्त्र में भी पढ़ते हैं और अर्थशास्त्र में भी पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं पे जब अर्थशास्त्र में भी वही चीज़ें पढ़ते हैं, राजनीति शास्त्र में भी पढ़ते हैं, तो संबंध हो गया। और अंतर भी होता है, चूँकि राजनीति शास्त्र जो होता है वो राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन करता है, अर्थशास्त्र जो होता है वो आर्थिक पहलुओं का अध्ययन करता है। मनुष्य के जीवन के कई पहलू होते हैं, तो उन्हीं पहलुओं में से राजनीतिक पहलू का अध्ययन राजनीति शास्त्र करता है, आर्थिक पहलुओं का अध्ययन करता है अर्थशास्त्र। लेकिन अलग अलग होते हुए भी कहीं ना कहीं पे इन दोनों विषयों में घनिष्ठता का संबंध रहा है। जिस प्रकार से इतिहास का संबंध है, समाजशास्त्र का, नीति शास्त्र का, हर एक विषय का कहीं ना कहीं पे एक दूसरे विषय से ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट से क्या होता है, तालमेल स्थापित होता है और एक दूसरे से जुड़ाव होता है और अंतर भी होता है। अगर अंतर ना हो तो फिर दूसरे विषय वस्तु को बनाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ जाती विद्वानों को। समझ रहे हैं ना चीज़ों को। तो यहाँ पर आपका दूसरा टॉपिक हो गया, ये आपको पढ़ लेना है कि भाई अन्य विज्ञानों के साथ राजनीति शास्त्र का क्या संबंध रहा है। वही अगला जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक है भाई कौन सा, अगला जो टॉपिक आपका है वो है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद की अगर बात की जाए तो व्यवहारवाद जो है भैया, व्यवहारवाद जो होता है ये राजनीति शास्त्र में थोड़ा सा नया विचारधारा है। व्यवहारवाद जो आया है, आपको बता दूं कि व्यवहारवाद से क्या होता है, व्यवहारवादी विचारधारा जो आई है उससे राजनीति शास्त्र की परिभाषा भी एक प्रकार से व्यवहारवादी उपागम के आधार पर दी जाने लगी है। और व्यवहारवाद जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में खास करके एक व्यापक क्रांति के रूप में उभर करके हमारे सामने आता है। इसमें खास करके ग्राहम आलास, ब्रेडले ये सब खास करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं व्यवहारवाद के। और व्यवहारवाद का जो प्रणेता माना जाता है वो डेविड ईस्टन को माना जाता है। ये व्यवहारवाद के प्रणेता है डेविड ईस्टन। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में आप देखते हैं एक नई क्रांति आती है और उसी क्रांति के परिणाम स्वरूप जो व्यवहारवाद है, बिहेवियरलिज्म जो है, ये एक प्रकार से सामने आता है। और इसके संबंध में डेविड ईस्टन कहते हैं कि व्यवहारवाद वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करता है और व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मानव का ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सकता है। व्यवहारवाद जो होता है राजनीति व्यवहार के अध्ययन से राजनीति की संरचनाओं, प्रक्रियाओं, इन सभी के बारे में वैज्ञानिक व्याख्या विकसित करता है। और इसीलिए खास करके वर्तमान की अगर बात की जाए
तो वर्तमान में जो व्यवहारवाद है उसी के अकॉर्डिंग हम राजनीति शास्त्र की क्या करते हैं, परिभाषा देते हैं। ठीक है, समझ में आ रही चीज़ें। तो व्यवहारवाद की अगर बात की जाए तो व्यवहारवाद से अभिप्राय है कि अनुसंधान व्यवस्थित हो और प्रमुख आग्रह आधुनिक प्रणालियों के प्रयोग पर होना चाहिए। व्यवहारवाद में ये बातें बताई गई। कुल मिलाकर के व्यवहारवाद एक ऐसा उपागम होता है जिसका उद्देश्य राजनीतिक जीवन के अनुभाविक पक्ष को ऐसी प्रणालियों, ऐसे सिद्धांतों और ऐसी कसौटियों के द्वारा जो आधुनिक अनुभाविक विज्ञान के अधिनियमों, अभिसमयों और अभिग्रहों को पूरा करती हों, उन्हीं को स्पष्ट करना होता है। और यह विषय के अनुभाविक तत्वों को वैज्ञानिक बनाने का जिस अर्थ में उसकी गणना हम अनुभाविक विज्ञानों में करते हैं उसका एक प्रयत्न मात्र होता है। तो कुल मिलाकर के व्यवहारवाद का उदय जो हुआ है वो 20वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण एक प्रकार से उपज है और परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष हुआ, इसके कारण से व्यवहारवाद का उदय हुआ। अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा मिली, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव भी पड़ा, नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग होने लगा। इन सभी कारणों से आप देखते हैं व्यवहारवाद जो है एक प्रकार से वो हमारे समक्ष आता और व्यवहारवाद जब आया तो राजनीति विज्ञान की परिभाषा में भी मूलचूल परिवर्तन हुआ। अगला जो टॉपिक आपका है वो कौन सा है भाई? अगला जो टॉपिक अपने को तैयार करना है वो है राज्य का जो एक प्रकार से उत्पत्ति के सिद्धांत हैं। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत की अगर बात की जाए तो इसके कई सारे सिद्धांत हैं राज्य की उत्पत्ति के। देखिए, राज्य जो है इसकी उत्पत्ति यूं ही नहीं हो गई है, इसको लेकर के बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग विचारधारा दी है, अलग अलग सिद्धांतों के बारे में बताया है। तो राज्य की उत्पत्ति के जो विभिन्न सिद्धांत हैं उनके बारे में पढ़ना है। जैसे जो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है उसको आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है उसको पढ़ना है। कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति का, जो वर्ग संघर्ष की विचारधारा है उसके बारे में जानना है। राज्य की उत्पत्ति के कई सारे सिद्धांत हैं, उन्हीं सिद्धांतों के बारे में आपको यहाँ पर तैयार कर लेना, यहाँ से प्रश्न आता है। वैसे राज्य की परिभाषा भी आपको पढ़नी पड़ेगी। और राज्य की अगर बात की तो राज्य क्या होता है? राज्य जो होता है, अरस्तु महोदय कहते हैं कि राज्य परिवारों और ग्रामों का एक ऐसा संघ होता है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति करना होता है, जिसका अभिप्राय एक सुखी और सम्मानित जीवन से होता है। तो कुल मिलाकर के सिसरो भी राज्य की परिभाषा देते हैं। इसके अलावा बोदा कहते हैं कि राज्य कुटुंबों और उनकी सामान्य संपत्ति का एक ऐसा समुदाय होता है जो सर्वोच्च शक्ति तथा विवेक के द्वारा शासित होता है। तो इन चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं पे बोदा महोदय ने बताया, सिसरो ने बताया, अरिस्टोटल महोदय ने बताया, अरस्तु ने बताया, ठीक है, प्लेटो ने बताया राज्य की उत्पत्ति के बारे में। तो राज्य जो होता है कुल मिलाकर के राज्य के मुख्य रूप से 3-4 अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं मुख्य रूप से राज्य के। एक तो होता है राज्य में निवास करने वाली जनसंख्या, दूसरा होता है निश्चित भूभाग जिस पर वो जनसंख्या निवास करे, तीसरा होता है राज्य में एक शासनकर्ता यानी कि राजा, ठीक है, जो कि एक प्रकार शासन करे, और चौथा होता है राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण या आत्मा माना जाता है उसको बोलते हैं संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है सॉवरेनिटी। संप्रभुता का मतलब होता है राज्य का जो मुखिया है अर्थात जो राजा है उसको किसी से पूछ करके कोई निर्णय न देना पड़े किसी दूसरे राजा से, मतलब उस पर वो अपने आंतरिक मामलों में और बाहरी मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। ऐसे राज्य को हम संप्रभु राज्य बोलते हैं, सॉवरेनिटी कंट्री बोलते हैं, सॉवरेन कंट्री बोलते हैं, ठीक है। तो संप्रभुता, निश्चित भूभाग, जनसंख्या और शासन चलाने की एक सरकार, तो ये सब जब होती है तो एक राज्य का निर्माण होता है। और राज्य की उत्पत्ति को लेकर के, चूंकि राज्य पहले नहीं था, बहुत सारे लोगों ने बताया कि भाई राज्य जो है वो भगवान के द्वारा बना दिया गया और राजा जो है एक प्रकार से वो ईश्वर की एक मूर्त है जो यहाँ पर कराई। दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत में बताया गया। सामाजिक समझौते के सिद्धांत को देते हुए रूसो, ठीक है, इसके अलावा जॉन हॉब्स, लॉक और रूसो, इन तीनों ने सामाजिक समझौते पर विचार किया कि कहा भाई एक सामाजिक समझौता हुआ है, उसके परिणाम स्वरूप फिर राज्य की उत्पत्ति हुई है। तो अलग अलग विद्वानों ने राज्य की उत्पत्ति के अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, उन्हीं सिद्धांतों के बारे में हम और आपको पढ़ना है। तो ये हो गया आपका चौथा टॉपिक, राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत, ठीक है। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत हो गया, और भी तमाम सारी चीज़ें हैं। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जो हो गया उसमें नाम आता है जेलिनेक महोदय का, और भी तमाम सारे लोग हैं, ठीक है। और यहूदी समाज भी और ओल्ड टेस्टामेंट, तो उसमें सभी लोगों ने उसकी भूमिका निभाई। सामाजिक समझौते का सिद्धांत बाद में आता है, ठीक है, उसमें प्राकृतिक अवस्था, और जॉन लॉक, रूसो और हॉब्स, इन तीनों ने मिल करके इसकी परिभाषा दी। राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत भी आया, ठीक है। तो ये सब उन्होंने कहा कि अब तक का जो इतिहास रहा है वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, कार्ल मार्क्स ने बताया। तो
तो इस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत हैं, उन्हीं सिद्धांतों के बारे में आपको पढ़ना है। ये आपका टॉपिक होता था, बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में प्रश्न यहाँ से भी आता है। अगला टॉपिक है आपका संप्रभुता। संप्रभुता के बारे में मैंने ऑलरेडी अभी आपको बताया। संप्रभुता एक ऐसी व्यवस्था होती है, संप्रभुता या संप्रभु जो होता है, सॉवरेनिटी जिसको बोलते हैं सॉवरेनिटी, उसमें क्या होता है कि एक ऐसा देश जिसमें आंतरिक मामलों में और बाहरी मामलों में राज्य या देश जो होता है वो अपना निर्णय खुद लेता है, किसी पर निर्भर, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं भारत एक संप्रभु कंट्री है कि नहीं है, तो भारत एक संप्रभु कंट्री है। क्यों है भारत एक संप्रभु कंट्री? क्योंकि भारत जो अपना निर्णय लेता है, मोदी जो निर्णय लेते हैं वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से पूछ करके नहीं लेते हैं, अमेरिका के दबाव में आकर के कोई निर्णय मोदी जी नहीं लेते हैं। क्योंकि भारत एक स्वतंत्र देश है, स्वतंत्र राष्ट्र है और एक संप्रभु कंट्री है, इसीलिए वो अपना निर्णय चाहे आंतरिक मामलों में निर्णय हुआ चाहे बाहरी मामलों में निर्णय हुआ तो वो किसी से पूछ करके नहीं लेता है, किसी के दबाव के परिणाम स्वरूप नहीं लेता है, खुद लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब सीधा सा होता है, संप्रभुता का मतलब ऐसा देश जहाँ का निर्णय वहाँ का सरकार जो सरकार यानी जो मुखिया होता है सरकार का, वह अपने द्वारा लेता है और उसका किसी दूसरे देश के मुखिया का कोई दबाव या हस्तक्षेप नहीं होता है। आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होता है वह शासक, वही होता है एक प्रकार से संप्रभुता। ठीक है, अगला जो आपका है छठा जो टॉपिक है आपको पढ़ना है वो है कानून और दंड। कानून की अगर बात की है तो कानून किसे कहते हैं? कानून को बोलते हैं लॉ। ठीक है, कानून को क्या बोलते हैं? लॉ, LAW, लॉ। लॉ माने होता है नियम कायदा। अच्छा, एक देश को चलाने के लिए कुछ कानून बनाए जाते हैं, तो उस कानून का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो उसके लिए आपको दंड दिया जाता है। ठीक है, तो कानून और दंड कहीं ना कहीं पे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, मतलब बिना कानून, अगर कानून बना है तो दंड जरूर बनेगा, अगर दंड है तो किसी न किसी कानून के द्वारा ही दंड दिया जाएगा। तो दंड और कानून जो ये दो टर्म्स हैं, ये दोनों कहीं ना कहीं पे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसीलिए हमने इन दोनों को इकट्ठा लिख करके आपको समझाने का प्रयास किया। कानून हर एक देश में बनाया जाता है, संविधान की पुस्तक होती है। जैसे भारत की मैं बात करूं तो इंडियन पिनल कोड बनाया गया है, वो कानून की पुस्तक है, भारतीय दंड संहिता बोलते हैं। तो उसमें अगर आप उन धाराओं के खिलाफ काम करते तो आपको दंड मिलेगा। दंड माने होता है एक ऐसा कार्य या ऐसा कृत्य जब आप कुछ मतलब कि पहले कानून, जब आप किसी कानून का उल्लंघन करते हैं जो कि खिलाफ होता है राज्य के, तो फिर राज्य के द्वारा जो न्याय व्यवस्था स्थापित होती है, उस न्याय व्यवस्था में बैठा न्यायालय का जो जज होता है वह बताता है कि आपने इस धारा का उल्लंघन किया है, इसीलिए आपको इस प्रकार का दंड दिया जाता है, इस प्रकार का पनिशमेंट दिया जाता है। तो दंड होता है कानून के उल्लंघन करने पर दिया जाने वाला एक प्रकार से व्यवस्था, एक सिचुएशन, और कानून होता है एक ऐसे नियम कायदे जो कि एक प्रकार से राज्य को चलाने के लिए उपयोगी माने जाते हैं। तो ये होगा कानून, ये हो गया दंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक अपने को पढ़ना है वो है स्वतंत्रता और अधिकार। स्वतंत्रता की बात की है, स्वतंत्रता, ये सब बात स्वतंत्रता की और अधिकारों की बात जब फ्रांस की क्रांति हुई उसके बाद से हमारे समक्ष आने लगे। स्वतंत्रता का मतलब होता है एक प्रकार से लिबर्टी, यानी स्वतंत्र हो जाना, फ्रीडम। तो एक स्वतंत्रता होती व्यक्तिगत स्वतंत्रता, एक होती किसी राज्य की स्वतंत्रता। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से तात्पर्य यहाँ पर स्वतंत्रता किसे कहते हैं? स्वतंत्रता की अर्थ और परिभाषा विशेषताएं पूछी जा सकती परीक्षा में। स्वतंत्रता की अगर मैं बात करूँ तो व्यक्ति जो होता है, जो कि जब पैदा होता है वह स्वतंत्र होता है, वो एक प्रकार से किसी का दबाव नहीं सहेगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है, वो जो मर्जी वो कर सकता है। अगर वो गलत काम करेगा, कानून का उल्लंघन करेगा तो उसको दंड मिलेगा। ठीक है, तो स्वतंत्रता हर एक जीवन का प्राकृतिक स्वतंत्रता, और यहाँ की आप देखते हैं मौलिक अधिकार बहुत सारे लोगों को मिले हुए हैं। तो स्वतंत्रता, सभी व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है, कोई व्यक्ति किसी का दास नहीं है, कोई व्यक्ति किसी को एक प्रकार से दबा नहीं सकता। ये स्वतंत्रता यही सब होती है, लिबर्टी। ठीक है, अधिकार की बात की जाए तो अधिकारों से बहुत सारे लोग वंचित रहे थे, और इसके बाद में अधिकार का मतलब होता है जो उनका प्राकृतिक अधिकार है। पैदा होने के साथ ही साथ बहुत सारे आप मनुष्य हैं, तो इसीलिए मनुष्य होने के नाते आपको कई अधिकार, प्राकृतिक अधिकार ही मिल जाते हैं। ठीक है, आपको जीने का अधिकार है, आपको सांस लेने का अधिकार है, आपको पानी पीने का, खाना खाने का अधिकार है, आपको हर एक काम करने का अधिकार है जो कि राज्य के द्वारा मान्य है। ठीक है, तो ये होता है अधिकार। कुछ आपके क्या होते हैं? अधिकार होते हैं, जैसे कि भारतीय संविधान ने अगर आपको कुछ मौलिक कर्तव्य दिया है तो एक प्रकार से
कुछ आपके अधिकार भी फिक्स करे हैं, कुछ अधिकार आपको दिया जाएगा। आपके माता पिता आपको अगर अधिकार देते हैं तो उनका कर्तव्य भी कुछ होता है आपके प्रति, ठीक है। तो ये स्वतंत्रता और अधिकार आपको पढ़ लेना है। 8वां जो टॉपिक है वो है शक्ति एवं सत्ता। शक्ति का मतलब होता है पावर, सत्ता का मतलब होता है जैसे कि जो मुखिया होता है जिसके पास सत्ता होती है, शासन सत्ता। इस समय से भाजपा की सत्ता है, भाजपा की सरकार है, तो सत्ता किसके हाथों में है? भाजपा के हाथों में है, ठीक है। शक्ति मतलब होता है पावर, ठीक है। शक्ति माने क्या होता है? पावर। अच्छा, जिसके पास पावर होती है उसी के पास लक्ष्मी भी जाती है। आपको मैं बता दूं कि सनातन धर्म की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि भगवान विष्णु जी के पास क्या है? पावर है। क्या है भगवान विष्णु के पास? पावर है। और माता लक्ष्मी कौन है? वो मनी की देवी है, पैसों की देवी है माता लक्ष्मी जी। किसके पास है? और देवताओं के पास तो नहीं है, वो किसके पास है? क्योंकि पावर जिसके पास है, किसके पास? विष्णु भगवान के पास। तो विष्णु भगवान के पास माता लक्ष्मी उनके चरण दबाया करती हैं। तो जहाँ पावर है वहीं पर क्या है भाई? लक्ष्मी है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो पावर जो होता है ये जब कब मिलता है? सत्ता आपके पास होती है। सत्ता होगी तब व्यक्ति पावर में आता है। अच्छा, शक्ति और सत्ता। सत्ता एक तो परंपरागत सत्ता होती है, एक अर्जित सत्ता होती है। परंपरागत सत्ता में कि आपके पिताजी एक प्रकार से राजा थे, आप पुत्र हुए, आप भी राजा बना दिए गए, तो ये परंपरागत सत्ता है, आप विरासत में आप पा गए हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि व्यक्ति ने क्या, कैसे मोदी जी की मैं बात कर रहा हूं, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं था राजनीति का, उन्होंने अपने दम पर एक प्रकार से क्या किया? राजनीति में कदम रखा, आज प्रधानमंत्री बने हुए हैं। जिसका कोई अगुआ पिछुआ ना हो, अपने बल पर उन्होंने क्या किया? राजनीति में कदम रखा और आज जो है बड़ी बड़ी ऊंचाइयां छू रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये सारी चीज़ें जो हैं सत्ता का ही तो खेल है। ये अर्जित सत्ता है। अर्जित माने होता है खुद अपने द्वारा कमाया हुआ, टैलेंट के, अपने टैलेंट के बल पर जब आप कोई चीज़ करते हैं तो होता है अर्जित सत्ता। और बाकी होती प्राकृतिक सत्ता जो कि आपके पहले से मिली होती है आपके पिताजी के द्वारा, या आप किसी धर्म विशेष में जन्म ले लिए या किसी जाति में जन्म ले लिए, उच्च जाति में, तो आपको सत्ता मिल गई पहले से। शक्ति का मतलब होता है पावर, और सत्ता जब होगी तभी आपके पास शक्ति आएगी। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका 8वां जो टॉपिक है आपको तैयार करना है। और अगला जो टॉपिक है 9वां नंबर टॉपिक है वो है आधुनिकीकरण, जिसको बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन। आधुनिकीकरण का तात्पर्य होता है कि भाई आप देखते हो उत्पादन के साधनों का उचित तरीके से दोहन होने लगे, और इसके अलावा उचित तरीके से दोहन हो, और आप देख रहे हैं प्रकृति पर जितना नियंत्रण मानव करता जा रहा है वो आधुनिकता ही एक प्रकार से लोग बताते हैं। आजकल आप देख रहे हैं लगातार प्रकृति पर लगातार जैसे जैसे मानव हस्तक्षेप करता जा रहा है, तो ये सब आधुनिकता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि प्रकृति ऐसा तमाचा मारेगी कि हम लोगों को उठने बैठने की जगह भी नहीं मिलेगी कहीं पर। तो ये है आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण जो होता है एक प्रकार से, ये खास करके आप देखिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और आधुनिकीकरण को लोग समझते हैं कि भाई ये पाश्चात्य सभ्यता की देन है, ठीक है। लेकिन पाश्चात्य सभ्यता की अगर देन माने आधुनिकीकरण को तो भी ठीक बात नहीं, चूँकि आजकल जो आधुनिक आप मान रहे, हो सकता है 10 सालों के बाद में वही चीज़ फिर से पुराना हो जाएगा। तो आधुनिकीकरण एक प्रकार से, आधुनिकीकरण का मापदंड जो है वो उतना ज़बरदस्त तरीके से आप नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि आधुनिकीकरण का आज का जो मतलब है वो सीधे सीधे ये मतलब होता है कि जो यूरोपीय कंट्रीज कर रही हैं, अगर वही कोई व्यक्ति कर रहा है कटी फटी जींस पहन करके अगर आधुनिकता आती, तो आधुनिकता एक प्रकार से इसको नहीं मानना चाहिए। आधुनिकता का मतलब होता है विचारों की आधुनिकता आना। आप एक प्रकार से आप अच्छे तरीके से खनिजों का दोहन करें। आप यह भी सोचें कि भावी पीढ़ी के लिए भी हमको खनिजों को बचा करके रखना है, ऐसे नियम कायदे बनाने हैं जिससे क्या हो, भविष्य के लिए भी जो प्राकृतिक संसाधन है, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो बची रह सके, वायु की गुणवत्ता बनी रह सके, पेड़ पौधे बने रह सके, ठीक है। और नाना प्रकार की जो गतिविधियाँ हम आप कर रहे हैं, उन गतिविधियों के द्वारा कहीं ना कहीं पे पशु पक्षियों को जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भरपाई करने का प्रयास भी हम करें, तब हम मानेंगे कि आधुनिकता समाज में आई है, राज्य में आई है। आधुनिकता का सीधा सा मतलब होता है, पहले नियम कायदे दूसरे थे, आजकल भाषाओं का विकास हुआ, आजकल मशीनों का विकास हुआ कि अंग्रेजी में कोई व्यक्ति बोल रहा है, देश विदेश की चीज़ों के बारे में जानकारी हुई है, लोग अलग अलग देशों की भाषाओं को जानने लगे हैं, अलग अलग विचारधाराओं को जानने लगे, समझने लगे हैं। तो यही सब है आधुनिकीकरण, ठीक है। अगला जो टॉपिक आपका आता है वो है आदर्शवाद और व्यक्तिवाद।
आदर्शवाद की अगर बात की जाए तो राज्य में विश्वास रखता है, राज्य को भगवान के रूप में, मतलब आदर्शवाद जो होता है इसमें राज्य सर्वोपरि है और व्यक्ति को गौण माना गया है। आदर्शवाद एक प्रकार से आइडियलिज्म जिसको बोलते हैं, आदर्शवाद का सीधा सा मतलब होता है कि राज्य सर्वोपरि है, राज्य से व्यक्ति है ना कि व्यक्ति से राज्य है। जबकि यहीं पर व्यक्तिवाद की अगर मैं बात करूं तो व्यक्तिवाद जो स्वीकार करता है वो राज्य को गौण मानता है, व्यक्ति को सर्वोपरि मानता है। वो कहता है पहले व्यक्ति है फिर राज्य है, व्यक्ति से राज्य है ना कि राज्य से व्यक्ति है, ऐसा व्यक्तिवाद स्वीकार करता है। इसीलिए मैंने दोनों को इकट्ठा लिखा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। अर्थात एक तो आदर्शवाद जो एक प्रकार से आइडियलिज्म पर काम करता है, राज्य को एक प्रकार से अच्छा मानता है, जबकि व्यक्तिवाद राज्य को एक अनावश्यक बुराई मानता है या आवश्यक बुराई मानता, मतलब उसको एक प्रकार से बुराई मानता है। व्यक्तिवाद राज्य को नकार देता है, केवल व्यक्ति के मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ध्यान देता है, व्यक्तिगत अधिकारों की बात करता है। व्यक्तिवाद व्यक्ति को सर्वोपरि मानने का प्रयास करता है, व्यक्ति को राज्य से ऊपर स्थापित करता है व्यक्तिवाद। तो यह व्यक्तिवादी विचारधारा कुछ समय के लिए व्यक्तिवादी विचारधारा रही है। आदर्शवाद जो रहा वो राज्य को सर्वोपरि मानना, राज्य को ईश्वर का अंश मानना, राजा को ईश्वर के रूप में देखना या ईश्वर का मूर्त रूप माना राज्य को, ये सब एक प्रकार से आदर्शवाद की विचारधारा में आती है। तो एक प्रकार से आदर्शवाद और व्यक्तिवाद के बारे में आपको पढ़ लेना है। इसके बाद में जो अगला चैप्टर आपका आता है वो कौन सा चैप्टर है भाई? अगला जो चैप्टर है आपका वो आइए देखते हैं यहाँ पर अराजकतावाद। अराजकतावाद की अगर बात की जाए, अराजकतावाद क्या है भाई, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। अराजकतावाद मैं 1 मिनट में समझाने का प्रयास करता हूं। अराजकतावाद, अराजकता, आ माने होता है नहीं, राजकता माने होता है राजकता ना हो। आ माने होता है नहीं, राजकता माने राज्य, और वाद माने होता है विचारधारा, मतलब ऐसी विचारधारा जो राज्य से रिलेटेड ना हो, मतलब ऐसे देश की कल्पना करना जहाँ का कोई मतलब राजा कोई ना हो, मतलब बिना राजा के ही राज्य, ठीक है। अराजकतावाद इसी को बोलते हैं, मतलब जहाँ का व्यक्ति स्वतंत्र हो, कोई उस पर बाउंडेशन ना हो, कोई राजा ना हो, कोई मुखिया ना हो, किसी उस देश की बात यहाँ पर अराजकतावाद के अंतर्गत। अराजकता का मतलब होता है ऐसा देश या ऐसा समाज जहाँ का कोई मुखिया ना हो, जहाँ का कोई राजा ना हो, उसको बोलते हैं अराजकता, और ऐसी विचारधारा को बोलते हैं अराजकतावाद। ठीक है, समझ में आ रही चीजें? मतलब कि यहां पर आदर्शवाद आपने समझा, आदर्शवाद में क्या था, राज्य को सबसे प्रमुख माना गया, व्यक्ति को गौण माना गया। यहाँ पर व्यक्ति को इंपॉर्टेंस दी गई, राज्य को गौण माना गया, लेकिन यहाँ पर राज्य को एकदम से नेग्लेक्ट ही कर दिया गया, राज्य को खत्म ही कर दिया गया, मतलब कि बिना राजा के ही राज्य की कल्पना हो गई। मतलब हर व्यक्ति यहाँ पर अपना मुखिया है। अराजकतावाद का मतलब यही होता है कि अराजकता का मतलब सीधा सा लूट मार ये सब भी हो सकता है जब कोई राजा नहीं रहेगा, कोई नियम कायदा नहीं रहेगा। अच्छा, गांधी जी भी इसके समर्थक कहीं ना कहीं पे अराजकतावाद के थे। गांधी जी बिना पुलिस विहीन समाज की बात करते थे। गांधी जी कहते कि दंड की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए लोगों के ऊपर। तो गांधी जी एक प्रकार से इन सभी चीज़ों के खिलाफ थे, लेकिन फिर भी एक प्रकार से वो कहीं कहीं पर अपनी बातों से उलट भी जाते थे कि भाई ये बात ठीक है, और कुछ मामलों के लिए कहीं कहीं पर कहते हैं। कभी कभी उनके विचारों में अलग अलग पुस्तकों में आप देखिएगा तो विचारों का खंडन उन्हीं की विचारधाराओं से हो जाता है। हालांकि गांधी जी जितने अच्छे नेता थे उतने अच्छे राजनीतिज्ञ नहीं थे। मतलब नेता के रूप में अगर देखें, नेतृत्व क्षमता जो गांधी जी के पास थी वो बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन जो उनके पास मैं आपको बताऊं जो लीडरशिप तो थी बढ़िया, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनके पास जो राजनीतिक की जो विश्लेषण की क्षमता थी वो थोड़ी कम थी। राजनीतिक विश्लेषणात्मक क्षमता जो थी वो गांधी जी के पास उतनी नहीं थी जितनी अन्य विद्वानों के पास मेरे हिसाब से थी। ठीक है, लेकिन फिर भी गांधी की नेतृत्व क्षमता इतनी विशाल थी कि उसी की वजह से नेतृत्व क्षमता के अकॉर्डिंग अगर देखें तो गांधी जी की इज्जत आज पूरी दुनिया करती है और करना भी चाहिए। तो अराजकतावाद जो है वो इसका मतलब है सीधा सीधा कि कोई राजा नहीं होगा, कोई मुखिया नहीं होगा देश का, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से काम करेगा, कोई दंड का प्रावधान नहीं होगा, लूट मार घसोटी सब कुछ इसमें होगी ही, जाहिर सी बात है जब ऐसा होगा तो। ठीक है, तो अराजकतावाद मतलब बिना राज्य के समाज की कल्पना करना। अगला जो टॉपिक है आपका वो है समाजवाद। इसके बाद में आता है समाजवाद। समाजवाद की अगर बात की जाए सोशलिज्म इसको बोलते हैं। ठीक है, समाजवाद की अगर बात की जाए तो समाजवाद जो होता है इसका सीधा सा मतलब होता है कि सरकार जो होगा वो उत्पादन के साधनों पर अपना नियंत्रण रखेगा।
उत्पादन के साधनों पर सरकार जो होगा या सरकार जो होगी वो अपना नियंत्रण रखेगी, पूर्ण नियंत्रण। मतलब कि जैसे सरकारी बस चलेगी, सरकारी स्कूल कॉलेज होंगे, सरकार रोड बनवाएगी, सरकार ही हर एक चीज़ काम करेगी, सरकार ही खनन के मामलों में हस्तक्षेप करेगी, सरकार का ही अधिकार हर एक चीज़ों पर होगा, उसमें पूंजीपतियों का अधिकार नहीं होगा। मतलब समाजवाद की विचारधारा आप देखते हैं, आधुनिक समाजवाद की कल्पना करता है आकर के, क्या नाम है उसका, कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स जो है समाजवाद की बात करते हैं, मतलब एक कहीं ना कहीं पे जो गरीब वर्ग है और अमीर वर्ग के बीच की जो खाई है उसको बांटता है समाजवाद। समाजवाद में लोक कल्याणकारी व्यवस्था राज्य करेगा, ऐसी बात कही गई है। समाजवादी विचारधारा का जो देश था उस समय रसिया आप देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद में समाजवाद के ही पैरल चलता है पूंजीवाद। पूंजीवाद जो होता है उसमें प्राइवेट चीज़ों यानी जो पूंजीपति लोग जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है वो एक प्रकार से उत्पादन के साधनों पर उनका अधिकार होता था और वो अपने हिसाब से चीज़ें करते थे। लेकिन जो समाजवाद है वो सभी को बराबर देखता है, सभी जनता उसके लिए समान है। जबकि पूंजीवाद जो है एक प्रकार से वो मनी देखता है, वो पैसे की बात करता है। तो पूंजीपति जैसे अमेरिका में पूंजीवाद, अमेरिका में समाजवाद रूस में, और इन दोनों से परे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ पर समाजवाद और पूंजीवाद दोनों की विचारधारा चलती है। यहाँ पर प्राइवेट बस भी और सरकारी बस भी चलते हैं। तो कहीं ना कहीं पे समाजवाद ये होता है आपका सोशलिज्म, मतलब कि समाज के लोगों को ध्यान में रख करके उनको सभी को बराबर देखना, कोई वर्ग की बात ना करना, कोई जाति धर्म लिंग भेद कोई कुछ, सभी को समाप्त करना, समाजवाद इसकी बात करता है। लेकिन बाद में समाजवाद में भी बहुत जटिल जटिल बुराइयाँ आ गई हैं। इन्हीं बुराइयों के चलते समाजवाद के का अंत हुआ। और आप देखिएगा इसके बाद में समाजवाद के बाद में आप देखिएगा संसदात्मक शासन व्यवस्था आती है। समाजवादी विचारधारा के बाद में आप देखिएगा संसदात्मक शासन व्यवस्था आती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था की अगर बात करें, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा था। संसदात्मक शासन व्यवस्था, इसका मतलब होता है कि संसद होगी, संसद में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेंगे। जैसे सांसद में कौन भाग लेता है, सांसदों का जो वोट होता है, लोकसभा का वोट होता है, उसमें आप वोट देते हैं अपने क्षेत्र के सांसद को। और कुछ एरिया का जो कुछ जैसे 10 लाख 20 लाख जनता का वोट पा करके वो व्यक्ति जाता है और संसद में बैठता है और अपनी एरिया का प्रतिनिधित्व करता है, वो मतलब सांसद होता है। तो संसदात्मक शासन में क्या होता है, 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। इस प्रकार से होता है जैसे भारत में आप देख रहे हैं। अध्यक्षात्मक शासन का मतलब होता है जैसे कि एक प्रकार से अमेरिका वगैरह में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, तो ये हो गया। तो इस प्रकार से ये आपको पढ़ लेना है। इसके बाद में जो अगला आपका टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है भाई, अगला टॉपिक आपका है दबाव समूह। दबाव समूह की बात की जाए, मान लेते हैं संसदात्मक शासन व्यवस्था जो है वो चल रही है, संसद के एक प्रकार से सदन, दोनों सदन चल रहा है, संसद में कानून बनता है, आप सभी को पता होगा। तो संसद कानून बनाती है, संसद कानून बनाया, कानून लागू भी हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं पे दबाव समूह जो होते हैं, और चूंकि संसद के जो बहुदल होता है, अर्थात जो बहुसंख्यक दल होता है, उसी की सरकार होती है। दबाव समूह का काम ये होता है, दबाव समूह उस प्रकार का समूह होता है जो कि सरकार पर क्या करता है, दबाव डालता है। प्रेशर ग्रुप्स बोलते हैं इसीलिए इनको। ये सरकार पर दबाव डालता है कि जनता के पक्ष में, या जो एक प्रकार जनता के, जैसे अभी किसान का जो वो आंदोलन चल रहा था, उस पर नियम बना था किसानों को लेकर के, तो एक प्रकार से दबाव समूह क्या है, जैसे मजदूर संगठन हो गया, ठीक है, अखिल भारतीय विद्या परिषद हो गई, या अन्य प्रकार का कोई जो संगठन होते हैं, बहुत सारे लोक संगठन, तो अलग अलग क्षेत्रों के लिए किसान का संगठन हो गया, मजदूरों का दल हो गया, ये सब क्या है, ये सब समूह हैं, ठीक है, अपने अपने क्षेत्र के। तो ये समूह क्या करते हैं, सरकार पर प्रेशर क्रिएट करते हैं कि ये नियम बनाना चाहिए या ये नियम गलत है। तो जनता के हित के लिए प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं, दबाव समूह जो होते हैं, वो सरकार पर क्या करते हैं, सरकार पर दबाव डालते हैं कि आप यह नियम हटाओ, ये नियम आप नहीं बना सकते हो। तो दबाव समूह जो एक प्रकार से आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक प्रकार से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए संविधानवाद। संविधानवाद जो है एक प्रकार से संविधान की बातों को मानना। संविधान में आप देखते दबाव समूह के साथ ही साथ संविधानवाद के, हर एक देश का संविधान अपना लिखा गया, संविधान में सारी बातें बताई गई कि भाई ये चीज़ें होंगी, संविधान का जो व्याख्याता होगा सुप्रीम कोर्ट होगा। तो इस प्रकार संविधान की बातों को मानना, संविधान की विचारधारा पर चलना संविधानवाद कहलाता है। हर एक देश का संविधान होने लगा धीरे धीरे, और उस किताब में तमाम प्रकार के नियम कायदे लिखे रहते हैं
जैसे भारतीय संविधान की अगर बात करूं 395 अनुच्छेद, ठीक है, और भी अनुच्छेदों की वृद्धि हुई, लगभग 100 से अधिक बार संशोधन हो चुके हैं संविधान में। तो ये सब कहीं ना कहीं पे संविधानवाद जो है ये इसी चीज़ों को फॉलो करता है। एक किताब होती संविधान जो कि क्या करती है, जिसमें नियम कायदे लिखे होते हैं, जिसमें सभी की स्थिति लिखी होती है कि भाई किस व्यक्ति की पावर कितनी है, कितनी शक्ति है किसके पास, ठीक है, कहाँ किसका किसका काम क्या करना होता है, सारी बातों का जिक्र जो होता है उसमें संविधान में लिखा हुआ होता है, ठीक है। और कई प्रकार की चीज़ों के बारे में संविधान में वर्णन होता है। हर देश के चलाने के लिए जो नियम कायदे होते हैं वो संविधान में लिखे होते हैं। तो उसी विचारधारा को फॉलो करना संविधानवाद कहलाता है। और अगला जो टॉपिक आपका पढ़ना है आपको है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। धर्मनिरपेक्षता की अगर मैं बात करूँ तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है देश का कोई अपना धर्म नहीं होगा। देश या राज्य जो होगा वो प्रत्येक धर्म को समान दृष्टि से देखेगा, उसके बढ़ने के लिए समान व्यवस्था करेगा। व्यवस्था करे या ना करे ये अलग बात है, लेकिन सभी मतलब धर्म के हिसाब से किसी व्यक्ति में कोई भेदभाव राज्य नहीं करेगा। अगर राज्य ऐसा करता है तो फिर वो देश धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, पंथनिरपेक्ष देश है। 1976 में आप देखिएगा, मतलब 72वां संविधान संशोधन है क्या, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां हुआ था 1976 में, कब, हाँ इसी समय शायद हुआ था, थोड़ा सा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, 76 में ही हुआ होगा। तो उसी समय धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है जोड़ा गया भारतीय संविधान में। इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय, इमरजेंसी के बाद में सारी चीज़ें लागू हुई। धर्मनिरपेक्षता का सीधा सा मतलब होता है कि देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा, प्रत्येक धर्म को देश समान दृष्टि से देखेगी, उसके बढ़ने के अवसर में एक प्रकार से उपयोगी करे, मतलब उपयोगिता स्थापित करेगी। मतलब देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा, किसी धर्म को ज़्यादा किसी धर्म को कम अनुदान नहीं देगी। तो एक प्रकार से ये राज्य का कुछ मतलब राज्य के दृष्टि से धर्मनिरपेक्षता जो है इम्पोर्टेंट भी होता है। अच्छा कि धर्मनिरपेक्षता जो है अलग अलग देशों में इसके अलग अलग मापदंड हैं और अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या और इसकी परिभाषा अलग अलग देश देते हैं, ठीक है। तो भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का मतलब सीधा सा यही है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है और राज्य सभी धर्मों को एक प्रकार से समान दृष्टि से देखती है। तो भारत देश का कोई धर्म नहीं है। बात चल रही हिंदू राष्ट्र की, आप देख रहे हैं कि भाई तमाम सारे लोग कह रहे हैं, तो वो अलग बात है कि भाई संविधान के दायरे में हो सकता है, कोई ये बात नहीं कि संविधान के खिलाफ है, संविधान में ऐसी बातें नहीं लिखी है, हो सकता है। लेकिन क्या होता है, पाकिस्तान जैसे क्या है, मुस्लिम राष्ट्र है, तो पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है, और भी तमाम सारी इस्लामिक कंट्री हैं जैसे सऊदी अरब वगैरह से लेकर के, मतलब और सऊदी अरब है या नहीं है इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, लेकिन लगभग 57-58 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जिसमें एक प्रकार से और भी मतलब कुछ लोग अब लोकतंत्र भी अपना रहे हैं, बहुत सारे वहाँ के, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता को फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस्लामिक कंट्री त्याग रहे हैं, क्योंकि क्या होता है जब धार्मिक देश बन जाता है तो इससे क्या होता है कि एक धर्म विशेष के बारे में बात होती लगती है, और कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा किसी एक धर्म की बात करना दूसरे धर्म की एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे अवहेलना करना होता है, क्योंकि उसकी भावना को ठेस पहुँचती है इस बातों से। जैसे अभी हिंदू धर्म हो जाएगा तो लोग, मुस्लिम लोग सोचेंगे, सिख लोग सोचेंगे, यहूदी सोचेंगे कि भाई हमारा इसमें क्या होगा, हम क्या करेंगे, तमाम प्रकार के उनके मन में प्रश्न उठेंगे और वो थोड़ा सा डर का माहौल हो जाएगा। लेकिन हालांकि ऐसी कोई बात होनी नहीं चाहिए और ना ही होती है ऐसी ज़्यादा कि भाई हिंदू लोग कभी किसी को, आए दिनों आप देखते हैं टेररिज्म जो उठता है, खास करके आप देखते हैं ये जो इस्लामिक कंट्रीज़ है, आप देखिएगा वहीं से कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं, वहीं पर चाहे अफ़गानिस्तान की मैं बात करूं, चाहे पाकिस्तान की बात करूं, वहीं से कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं उठने का प्रयास होता है। तो ये सब एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे हिंदू, मैं आपको बताऊं, मैं एक प्रकार से हिंदू सहिष्णु व्यक्ति होता है, क्योंकि इस यहाँ के धर्म ग्रंथों में जहाँ तक मुझे पता है, मैं पढ़ता लिखता हूँ, हिंदू धर्म ग्रंथ हमारे घर पर रखे हुए हैं। ऐसी बात नहीं कि मैं हिंदू हूँ इसीलिए उसकी बात करता हूँ, लेकिन सहिष्णुता उसमें सिखाई जाती है कि भाई एक भी जीव हत्या आपको नहीं करनी है, इस प्रकार की बातें बताई जाती हैं, ठीक है। और जो कुछ कुप्रथाएं होती, हिंदुओं में भी कुछ कुप्रथाएं हैं, मुस्लिमों में कुप्रथाएं हैं। अच्छा, लोग कोई धर्म मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू है हम हिंदी वतन की, इस प्रकार से कुछ गाना था। तो ये एक प्रकार से ये सारे गाने जो बनते हैं इन सबसे हमको सीखना चाहिए। कोई मजहब नहीं कहता कि भाई इसको मारो उसको मारो, बस उसको चलाने वाले जो लोग होते हैं वही थोड़ा सा माइंड मेकअप करते हैं
और यही कारण होता है कि आज जो है आतंकवाद जैसी समस्या क्रिएट हो रही है कि भाई सिखाते हैं कि आप अगर ऐसा करोगे तो आपको वहाँ पर जब ऊपर जाओगे तो आपको ये होगा, ये मिलेगा। अरे भाई यहाँ पर पृथ्वी पे हो, पहले यहीं पर तो सुख भोग लो। ऊपर क्या पता कब जाना है कब नहीं जाना है, और जाओगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को पता है। कोई ऊपर जा करके फिर आया बताया कि भाई ये होने वाला है। काहे के लिए ऊपर के लिए परेशान हो? पृथ्वी पर जितना सुख भोगना है वो भोग लीजिए, किसी को दुख मत पहुँचाइए। तो यही सब चीज़ें धर्मनिरपेक्षता पर चर्चा करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा चर्चा हो जाएगी। हालांकि धर्मनिरपेक्षता का जो परिभाषा है समय समय पर बदलती रहती है और अलग अलग देशों के हिसाब से पाश्चात्य कंट्रीज़ में इसकी परिभाषा कुछ अलग है। यहाँ पर पंथ निरपेक्षता शब्द है अपने भारत में, धर्मनिरपेक्षता शब्द के उल्लेख भारतीय संदर्भ में नहीं किया गया, पंथ निरपेक्षता। ठीक है। और अगला जो टॉपिक है आपका यहीं पर देख लीजिए। अगला जो टॉपिक है वो है लोकमत या जनमत। लोकमत या जनमत बात एक ही है। जो एक प्रकार से जनता है वो एक प्रकार से क्या करती है, जब कभी कभी क्या होता है लोकमत और जनमत जो होता है, जैसे कि जब लोकतंत्र कोई छोटा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की मैं बात करूँ, जैसे स्विट्जरलैंड जो देश है वहाँ पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में क्या होता है, लोकमत बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि जनता की मत को जान लेते हैं फिर उसके बाद में वही कानून बना देते हैं। अच्छा, भारत में भी कभी कभी लोकमत की बात होती है कि लोकमत से या बहुमत से चीज़ें होती हैं। लोकमत का मतलब होता है बहुत सारे आदमी, बहुत सारे लोगों का एक ही मत हो, पूरी की पूरा समूह है, भीड़ है, और वो भीड़ एक दूसरे को आपस में जानते नहीं है लेकिन फिर भी उनकी विचारधारा सेम है, वो होता है लोकमत या जनमत। मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को पहचानते भी नहीं है लेकिन उनकी विचारधारा कैसी है, सेम है, तो उसको बोलते हैं लोकमत। ठीक है, लोगों की जो विचारधारा होती है वो सेम होती है, इसमें एक जैसी होती है, वो एक ही उद्देश्य के लिए इकट्ठा हुई होती है, भीड़ होती है, तो उस प्रकार के विचार को हम लोकमत कहते हैं, जनमत कहते हैं। जनमत का समर्थन आप देख रहे हैं मोदी जी को बहुत ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 14 टॉपिक जो हैं आपके तैयार कर लेना है आप सभी को। ठीक है, और जब इन टॉपिक्स को आप तैयार कर लीजिएगा निश्चित तौर पर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फीलिंग होगी और आप अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे इन टॉपिक्स को तैयार करने के बाद में। और मैंने जहाँ तक हो सका सरल से सरल भाषा में आपको बताने का प्रयास किया है, और अगर आपके समझ में आया हुआ है इस सारी चीज़ें तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियोस मैं लगातार देता रहता हूं और इसी प्रकार से इन टॉपिक्स की वीडियो भी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा इसी चैनल पर, शुक्ला स्टडी पॉइंट पर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजनीति शास्त्र की क्लास यहीं पर मैं समाप्त करने का प्रयास करता हूँ। तो और जो सब्जेक्ट होंगे आपके, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस का बेस सेकंड सेमेस्टर का हो ही गया, बाकी हिंदी का मैंने दिया है, और भी सब्जेक्ट के लगातार आपकी परीक्षा मतलब आते रहेंगे रात के 9 बजे और रात के 8 बजे। तो फोर्थ सेमेस्टर के इस प्रकार की वीडियो आ रही। तो 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इन टॉपिक्स को आपको जरूर तैयार कर लेना है, क्योंकि ये टॉपिक्स जो है बहुत मेहनत करने के बाद में इन टॉपिक्स को मैं ढूंढता हूँ, कौन कौन से प्रश्न आते हैं उनको मैं एक प्रकार से जानता हूँ, उसके बाद में फिर ये रखता हूँ ताकि आप इन टॉपिक्स को पढ़ लेंगे, निश्चित तौर पर आपका कोई भी प्रश्न छोड़ करके नहीं जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, आई लव यू, जय हिंद, जय भारत।